नमस्कार, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं एक वीडियो आपके लिए लाया हूँ, जो कि एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आधारित है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 100 मीटर रेस को किस तरह से स्टार्ट किया जाता है, किन-किन ज़रूरी तैयारियों को रेस को स्टार्ट करने से पहले कर लेना चाहिए और किस-किस इक्विपमेंट की, किस-किस सामान की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, इन सभी की जानकारी और स्टार्टिंग प्रोसीजर, साथ में स्टार्ट करते समय किस टेक्निकल ऑफिशियल का क्या काम होता है, ये सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए चलते हैं आगे, इसको और जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से टेक्निकल ऑफिशियल हैं जो एक स्टार्ट टीम का हिस्सा होते हैं। एक स्टार्ट रेफरी होता है। वैसे तो ये स्टार्ट टीम का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन जब भी इवेंट को स्टार्ट करना हो, किसी इवेंट को स्टार्ट करना हो, तो स्टार्ट रेफरी अगर वहां पर मौजूद होता है तो काफी मदद मिलती है। और कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाती है, ऐसा मौका आ जाता है कि जिसमें स्टार्ट रेफरी को वहां पर इंटरफेयर करना पड़ता है और स्थिति को संभालना पड़ता है। अब हम आपको बताएंगे कि स्टार्ट टीम में मेंबर कौन-कौन से होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कोऑर्डिनेटर होता है। स्टार्ट कोऑर्डिनेटर जो पूरे स्टार्ट की प्रक्रिया को कोऑर्डिनेट करता है, ये स्टार्ट टीम का मुख्य मेंबर होता है। ये फिनिश टीम, ब्रॉडकास्टर, फोटो फिनिश जज, इन सब के साथ मिलकर स्टार्ट को सही समय पे कराने और सही तरीके से कराने में अहम भूमिका निभाता है। स्टार्टर, किसी भी रेस को स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्टर की आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है इस स्टार्ट टीम का। किसी भी रेस को स्टार्ट करने के लिए जो कमांड देता है वो स्टार्टर देता है, और सारे डिसीजंस, जो भी स्टार्ट से संबंधित डिसीजंस होते हैं, वो स्टार्टर के हाथ पे ही होते हैं। स्टार्टर असिस्टेंट, देखिए स्टार्टर्स असिस्टेंट जो होते हैं वो स्टार्टर के हेल्पर होते हैं। किसी भी रेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स को अपनाना पड़ता है। जब टीम आपके पास आती है, कोई भी इवेंट को स्टार्ट करने के लिए जब एथलीट आपके पास आते हैं, तो वहां से लेकर स्टार्टर को कई प्रक्रियाओं को करना होता है। इन सारी प्रक्रियाओं में स्टार्टर की मदद स्टार्टर असिस्टेंट करते हैं। रिकॉलर्स, देखिए जब भी रेस स्टार्ट होती है ना, वैसे कहा जाता है कि किसी भी रेस में को कराने के लिए 3 स्टार्टर्स होते हैं। पहला स्टार्टर जो मुख्य स्टार्टर होता है, जो रेस को स्टार्ट करता है, और 2 जो स्टार्टर होते हैं वो रिकॉलर के रूप में काम करते हैं। अगर किसी तरह की स्थिति ऐसी बनती है कि स्टार्टर्स को या रिकॉलर्स को लगता है कि जो स्टार्ट वो अकॉर्डिंग टू द रूल नहीं हुआ है, तो रेस को रिकॉल करने का काम ये रिकॉलर करते हैं। तो ये पूरी स्टार्ट टीम है जो मिलकर एक इवेंट को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। आइए अब बात करते हैं स्टार्ट टीम की पोजीशन की। तो स्टार्ट टीम के पोजीशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है स्टार्टर की होती है। वैसे तो सारे पोजीशन सभी मेंबर्स की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जो स्टार्टर होता है वो अपने आप को इस पोजीशन पे रखता है ताकि वो सारे एथलीट को ऑब्जर्व कर सके। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस पिक्चर में जो स्टार्टर है उसने इनर बॉर्डर से अपने आप को 15 से 20 मीटर अंदर की तरफ और स्टार्ट लाइन से 3 से 5 मीटर आगे की तरफ पोजीशन ली है, ताकि वो बिल्कुल ही उसका जो ऑब्जर्वेशन हो वो सारे एथलीट पे बिल्कुल बराबर हो। वो 1 नंबर एथलीट को भी देख पाए और साथ ही साथ वो 8वें नंबर के एथलीट को भी देख पाए। दूसरे नंबर पे होते हैं रेफरी। रेफरी जो होते हैं वो अपने इस तरह से बिल्कुल स्टार्टर के बगल में उनकी पोजीशन होती है, लेकिन वो अपने पोजीशन को इस तरह से लेते हैं कि वो स्टार्टर के को किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, स्टार्टर के नजर के सामने ना आए, ताकि स्टार्टर को कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ वो जो रेफरी होते हैं वो पूरी तरह से
जो रेस है उसको सारे एथलीट्स को ऑब्जर्व कर सके। तीसरी होती है रिकॉलर नंबर 1 की पोजीशन। रिकॉलर नंबर 1 जो होता है वो स्टार्टर के जस्ट बगल में होता है, वो भी इनर बॉर्डर के अंदर की तरफ होता है और स्टार्टर से थोड़ा सा आगे की तरफ होता है, और वो उसका मुख्य कार्य होता है लेन नंबर 1, लेन नंबर 2, लेन नंबर 3 और लेन नंबर 4 के एथलीट पे नजर रखना। और अगर ये इस लेन के एथलीट फॉल्स स्टार्ट लेते हैं तो वो रेस को रिकॉल करता है। चौथे नंबर का मेंबर है हमारा रिकॉलर नंबर 2। रिकॉलर नंबर 2 आउटर बॉर्डर 8 नंबर लेन का जो आउटर बॉर्डर होता है उससे बाहर की तरफ खड़ा होता है, और इसकी भी पोजीशन लगभग लेन नंबर जो 1 के अंदर हमारा रिकॉलर 1 जो खड़ा है उसके स्ट्रेट होती है, और यहां से वो जो ऑब्जर्व करता है वो ऑब्जर्व करता है लेन नंबर 5, लेन नंबर 6, लेन नंबर 7 और लेन नंबर 8 के एथलीट को। और अगर ये एथलीट किसी तरह के फॉल स्टार्ट करते हैं तो वो रेस को रिकॉल करता है। फिर बात आती है स्टार्टर असिस्टेंट की। देखिए स्टार्टर असिस्टेंट वैसे तो ज्यादा होते हैं, जो पहला स्टार्टर असिस्टेंट होता है वो बिल्कुल लाइन पे होता है, और इसका मुख्य कार्य होता है सबसे पहले ये जो भी एथलीट इवेंट में भाग लेने के लिए आते हैं उनकी वो उनको असेंबली कराता है, उसको असेंबल करता है, उसके बाद उनकी वो अटेंडेंस लेता है और उनके विब नंबर चेक करता है, उनके थाइज नंबर चेक करता है, और वो प्रॉपर लेन में खड़े हैं कि नहीं खड़े वो चेक करता है। और जब एथलीट ऑन योर मार्क्स की पोजीशन में आता है तो वो चेक करता है कि एथलीट ने अपना हाथ जो है वो सही जगह पे रखा है कि नहीं रखा है। इसके बाद आते हैं दो और असिस्टेंट स्टार्टर। ये पीछे की तरफ खड़े होते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है कि वो जो एथलीट है जब ऑन योर मार्क्स की पोजीशन को ग्रैंड करते हैं तो इनका मुख्य कार्य होता है कि वो देखें कि उन्होंने अपने पैर को ब्लॉक पे सही तरीके से रखा है कि नहीं रखा है। यहाँ पर दो असिस्टेंट स्टार्टर्स होते हैं। ये जो स्टार्टर्स असिस्टेंट होते हैं ये जो एक नंबर का असिस्टेंट स्टार्टर होता है वो देखता है कि लेन नंबर 1, 2, 3 और 4 के एथलीट ने पैर सही से रखा है कि नहीं, और जो दूसरे स्टार्टर असिस्टेंट होते हैं वो ये देखते हैं कि लेन नंबर 5, लेन नंबर 6, 7 और 8 के एथलीट ने पैर सही से रखा है कि नहीं। एक बार इन्होंने ये चेक कर लिया उसके बाद ये थोड़ा दूर की तरफ जाके खड़े हो जाते हैं, और फिर स्टार्टर जब ये देख लेता है कि सब कुछ ओके है तब वो रेस को स्टार्ट करता है। अब बात आती है कि आपको किन चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है, कौन कौन से इक्विपमेंट, कौन कौन सा सामान आपको जरूरत पड़ने वाला है किसी रेस को स्टार्ट करने के लिए। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। देखिए आजकल अगर आप टीवी में देखते हैं रेस, या आप नेशनल चैंपियनशिप में देखते हैं, इवन स्टेट चैंपियनशिप में देखते हैं या इंटरनेशनल चैंपियनशिप में देखते हैं, तो आपको देखेंगे कि ब्लॉक के पीछे एक इक्विपमेंट लगा होता है। असल में ये इक्विपमेंट है जिसको इसको कहते हैं SIS, स्टार्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या करता है, ये ब्लॉक में इस तरह से ये फिट होता है कि जब गन फायर होता है अगर इससे पहले एथलीट कोई मूवमेंट करता है, ब्लॉक को छोड़ने की कोशिश करता है, तो ये उनका रिएक्शन टाइम मेजरमेंट कर लेता है, और इस रिएक्शन टाइम मेजरमेंट करने से जो स्टार्टर है उसको पता चल जाता है कि किस एथलीट ने फॉल्स स्टार्ट किया है, और अकॉर्डिंगली फिर डिसीजन लिया जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जो कि आजकल स्टार्ट लगभग सभी चैंपियनशिप में, किसी भी लेवल का चैंपियनशिप हो उस लेवल के चैंपियनशिप में इसको लगाया जाता है ताकि प्रॉपर जो फाउल है वो डिटेक्ट किया जाए। फिर इसी सिस्टम के साथ आता है हेडफोन और माइक। माइक का यूज जो है वो स्टार्टर जो है वो अपने सारे कमांड्स को देने के लिए यूज करता है, और हेडफोन जो वो लगाया होता है उस हेडफोन से उसको अगर फॉल्स स्टार्ट होता है तो इस हेडफोन से उसको पता चल जाता है कि फॉल्स स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इसमें एक साउंड, एक बीप बजती है अगर रिएक्शन टाइम उसका जो प्रिस्क्राइब्ड टाइमिंग है उससे नीचे का है। अगर बहुत जल्दी किसी एथलीट ने रिएक्ट कर दिया है, गन के फायर होने से पहले रिएक्ट कर दिया, तो इसमें एक बीप बजती है जो SIS जो सिस्टम है उसमें से यह साउंड आता है जिसको ये स्टार्टर सुन लेता है और रेस को वो रिकॉल करता है। फिर बात आती गन की। तो किसी भी रेस को स्टार्ट करने के लिए 3 गन्स की आवश्यकता पड़ती है। पहला गन जो एक स्टार्टर के पास होता है जिससे वो रेस को मुख्य स्टार्टर जो इसको रेस को स्टार्ट करता है इससे, और 2 गन रिकॉलर्स के पास होते हैं। तो रिकॉलर क्या करते हैं,
जब भी रेस स्टार्ट हुई और उनको लगता है कि अरे ये रेस तो अकॉर्डिंग टू द रूल नहीं हुई है, फॉल्स स्टार्ट हो गया है, तो ऐसे कंडीशन पे जो रिकॉलर्स होते हैं वो गन को फायर करते हैं, जिससे एथलीट्स को और बाकी सारे ऑफिशियल्स को भी पता चल जाता है कि ये फॉल्स स्टार्ट हुआ है और रेस को दोबारा स्टार्ट किया जाता है। लेन मार्कर की जरूरत पड़ती है, जैसा कि हम जानते हैं हर एक लेन में, क्योंकि लेन नंबर भी एथलीट को पता होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर एक और मुख्य काम होता है। इस लेन मार्कर पे जब भी एथलीट फाउल करता है तो इसके ऊपर एक फ्लैप लगे होते हैं, रेड एंड येलो के फ्लैग जैसे, इसको ऊपर कर दिया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि इस नंबर के एथलीट को अगर फाउल के कारण निकाला गया है या ये लेन नंबर खाली है। ये सारा कुछ इससे लेन नंबर से पता चल जाता है। ये स्टार्टर स्टैंड है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब एक स्टार्टर रेस को स्टार्ट करता है तो बहुत सारे और भी ऑफिशियल्स हैं जिनकी नज़र इस पे होती है। जैसे कि फोटो फिनिश सिस्टम तो ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है, लेकिन जो हैंड टाइमिंग कर लेने वाले ऑफिशियल्स होते हैं, जो मैनुअली टाइमिंग लेते हैं, उनकी नज़र भी इन पे होती है, और भी सारे दर्शकों की भी इन पे नज़र होती है। तो ये दूर से ही दिखने चाहिए, इसलिए ये एक एलिवेटेड स्टैंड के ऊपर ये पोजीशन लेते हैं और वहां से रेस को स्टार्ट करते हैं, ताकि और भी लोग इनको देख सकें। फिर ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस की बहुत आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि आजकल मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज होते हैं बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में, इवन नेशनल चैंपियनशिप में बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑफिशियल्स किसी रेस को स्टार्ट करने में जुड़े होते हैं, जैसा कि कॉल रूम हो गया, आपके स्टार्टिंग ऑफिशियल्स हो गए, आपके फिनिश के ऑफिशियल्स हो गए, आपके फोटो फिनिश चीफ जज हो गए, ये सारे ब्रॉडकास्टर्स हो गए, इन सबसे कम्युनिकेट करने के लिए ये इक्विपमेंट्स का यूज होता है, ताकि जो इवेंट है उसको सुचारू रूप से और सही तरीके से इसको कराया जाए और रेस को सही तरीके से स्टार्ट किया जाए, टाइम पे स्टार्ट किया जाए। फिर बात आती है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, जिसको कहते हैं स्टार्ट लिस्ट और शेड्यूल की कॉपी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आप रेस स्टार्ट करने वाले किसी को, तो आपको पता होना चाहिए कि रेस में कौन कौन से लोग भाग ले रहे हैं, कितने एथलीट भाग लेंगे, कितनी हीट्स होंगी, कितने राउंड्स होंगे, और साथ में उसके टाइमिंग आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम पे रेस को स्टार्ट करना है। इसलिए शेड्यूल की कॉपी प्लस आपके पास स्टार्ट लिस्ट, ये स्टार्टर टीम के पास तो मुख्य रूप से होना ही चाहिए, ताकि वो सही समय पे सही तरीके से रेस को स्टार्ट कर सके। तो इसके अलावा हम लोग जो जब भी कोई इवेंट कराते हैं तो उसमें कार्ड्स भी यूज होते हैं। कार्ड्स, अब आप सोच रहे होंगे कार्ड्स का यूज क्या होगा एथलेटिक्स में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कई बार एथलीट को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, वार्निंग देने के लिए कार्ड्स का यूज किया जाता है। नॉर्मली ये जो कार्ड्स होते हैं वो रिकमेंडेड है कि वो A5 साइज के होने चाहिए और दोनों साइड इनका सेम कलर होना चाहिए, डबल साइडेड होने चाहिए, ताकि जब ये कार्ड यूज हुए तो इसको दर्शक भी देख सकें, अदर ऑफिशियल्स भी देख सकें कि किस एथलीट को किस चीज के लिए कार्ड दिया जा रहा है। और कार्ड्स के कलर्स होते हैं, तो इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से कलर्स कार्ड के होते हैं। आइए अब बात करते हैं कार्ड्स की। तो स्टार्टर असिस्टेंट्स के पास, स्टार्टर असिस्टेंट जो होता है उसके पास 3 कार्ड्स होते हैं। पहला कार्ड होता है जो डायगोनली रेड एंड ब्लैक होता है। अब ऊपर की तरफ रेड और नीचे की तरफ की ब्लैक, ये कार्ड दिखाया जाता है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि जो 100 मीटर का किसी भी रेस का जो रूल है, वो कहता है कि अगर कोई एथलीट एक बार फॉल्स स्टार्ट करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन पे जो स्टार्टर्स असिस्टेंट है वो एथलीट को ये रेड एंड ब्लैक कार्ड दिखाता है, और जिससे पूरे एथलीट को भी और दर्शक को भी पता चल जाता है कि ये एथलीट इस रेस से अब बाहर हो चुका है। दूसरा जो कार्ड होता है वो वार्निंग कार्ड होता है। अब रूल कहता है कि जो नॉर्मल रेसेस है उसमें तो इसका यूज नहीं होता है, क्योंकि रूल कहता है कि एक भी फॉल्स स्टार्ट अलाउड नहीं है। लेकिन कंबाइन इवेंट जो होते हैं, जैसे कि डेकाथलन, हेप्टाथलन, इन इवेंट्स में जो रूल कहता है कि एक फॉल्स स्टार्ट पर रेस अलाउड है। ऐसे कंडीशन में
जो स्टार्टर्स असिस्टेंट है वो पहली बार अगर कोई एथलीट फाउल करता है तो उसको वो ये येलो एंड ब्लैक कार्ड दिखाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि ये सभी एथलीट के लिए वार्निंग है। वो सारे एथलीट्स को ये दिखाता है, क्योंकि पहला जो फाउल स्टार्ट है वो अलाउड है, वो कोई एक एथलीट करता है, लेकिन ये वार्निंग सबके लिए होती है। इसलिए जो येलो एंड ब्लैक कार्ड होता है ये सभी एथलीट्स को दिखाया जाता है, ताकि उनको पता चल जाए कि दूसरा फाउल स्टार्ट जो भी एथलीट करेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और तीसरा कार्ड जो होता है वो होता है ग्रीन कार्ड। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि जो फाउल स्टार्ट हुआ है या जो रेस रिकॉल हुई है, अब यहां पर क्या होता है, रेस रिकॉल हो गई, और वो रेस रिकॉल क्यों हुई? कोई दूसरे कारण से। किसी एथलीट को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है गन फेलियर हो गया हो सकता है इक्विपमेंट फेलियर हो गया हो सकता है कुछ ऐसी घटना हो गई हो जिसके लिए एथलीट जिम्मेदार ना हो। तो ऐसे कंडीशन में ये ग्रीन कार्ड दिखाया जाता है, ताकि दर्शकों को भी और एथलीट्स को भी ये पता चल जाए कि ये टेक्निकल फाउल है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर ये कार्ड नहीं दिखाया जाए, मान लो कि आपने बोले कि क्या जरूरत है इस कार्ड को दिखाने की, तो कई बार क्या होता है कि आपने रेस रिकॉल की और उसके बाद आपने कोई कार्ड नहीं दिखाया और रेस रीस्टार्ट कर दी बिना किसी को डिस्क्वालीफाई किए या बिना किसी को वार्निंग दिए। तो दर्शक के मन में या कोचेस के मन में ये बात आती है कि हो सकता है यहाँ बेईमानी चल रही हो, किसी एथलीट को अनड्यू इंपॉर्टेंस दी जा रही हो, एडवांटेज दिया जा रहा हो। इसीलिए जब ये ग्रीन कार्ड दिखा दिया जाता है तो इससे ये सारे दर्शक को, कोचेस को, सबको पता चल जाता है कि ये एक टेक्निकल फाउल है जिसके लिए कोई एथलीट जिम्मेदार नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात आपको ध्यान देने वाली ये है कि जो स्टार्टर्स असिस्टेंट है, इस कार्ड को, इन तीनों कार्ड्स को तभी दिखाएगा जब स्टार्टर उसको ऐसा करने के लिए बोले। कोई भी स्टार्टर्स असिस्टेंट कभी भी अपनी मर्जी से किसी एथलीट को कार्ड नहीं दिखा सकता है। कार्ड किसको दिखाना है, कब दिखाना है, ये डिसाइड करता है स्टार्टर। ये यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। फिर दो तरह के कार्ड होते हैं जो स्टार्ट रेफरी के पास होते हैं। पहला ये पूरी तरह से रेड कार्ड होता है। ये रेड कार्ड अगर कोई अनस्पोर्ट्समैन लाइक फाउल हो रहा है या कोई एथलीट इस तरह का कोई हरकत करता है जिसके कारण उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि ये एज ए स्पोर्ट्समैन उसको इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए, ऐसे कंडीशन में स्टार्ट रेफरी उसको ये रेड कार्ड दिखाता है, जिससे वो जो एथलीट है वो पूरे कंपटीशन से बाहर हो जाता है। यहाँ पर वो रेस से बाहर नहीं होता, यहाँ पर वो पूरे कंपटीशन से बाहर हो जाता है। वो इस चैंपियनशिप के किसी कंपटीशन में फिर भाग नहीं ले सकता। दूसरा कार्ड होता है वार्निंग का कार्ड। ये येलो कार्ड होता है। अगर कोई एथलीट पहली बार कोई इस तरह की हरकत करता है तो नॉर्मली जो स्टार्ट रेफरी या रेफरी होते हैं वो उनको येलो कार्ड दिखाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एथलीट की के ऊपर काफी प्रेशर होता है इवेंट को करने के लिए, और वो उस प्रेशर के कारण भी मिसबिहेव कर जाता है। तो जरूरी नहीं है कि उसको पहले आप पहले उसकी किसी तरह की हरकत पे आप उसको बिल्कुल ही रेड कार्ड दिखा दें। तो पहले हमेशा उसको वार्निंग देना चाहिए। कई बार एथलीट जो होता है वो वहां पर दूसरे एथलीट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। वो स्टार्ट लाइन पे खड़े होके या स्टार्ट लाइन पे जब ऑन मार्क्स की स्थिति में वो किसी तरह की आवाज निकालता है जिससे कि दूसरा एथलीट डिस्टर्ब होता है। ऐसे कंडीशन पे भी उसको वार्निंग दी जाती है ये कार्ड दिखा के, और उसके बाद अगर वो दोबारा उसको रिपीट करता है तो फिर से उसको, जब ये येलो कार्ड, अगर दोबारा उसको येलो कार्ड दिखाया जाता है तो फिर वो रेड कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है और वो एथलीट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब बात आती है ड्यूटीज की, कि जो स्टार्ट टीम है, जो स्टार्ट रेफरी है, उनकी क्या ड्यूटी होती है। तो इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे कि एक इवेंट को स्टार्ट करने समय किस ऑफिशियल की ड्यूटी होती है, क्या करने की। तो आइए इसको बहुत सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहला रोल आता है स्टार्ट कोऑर्डिनेटर का। जो स्टार्ट कोऑर्डिनेटर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक स्टार्ट कोऑर्डिनेटर जो होता है वो पूरे स्टार्ट को कोऑर्डिनेट करता है। इसका मुख्य जो इसके काम होते हैं वो होते हैं, सबसे पहला काम इसका होता है कि ये पूरी स्टार्ट टीम को ड्यूटी अलॉट करता है कि किस मेंबर को क्या काम करना है। ये स्टार्ट टीम को ये ड्यूटी अलॉट करता है।
उसके बाद ये सुपरवाइज करता है कि जिस भी व्यक्ति को इसने जो भी ड्यूटी दी है वो ड्यूटी अपनी प्रॉपर तरीके से निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है। ये स्टार्ट कोऑर्डिनेटर के मुख्य कार्यों में होता है। उसके बाद ये पूरे स्टार्ट प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ये करता क्या है? ये सबसे पहले ये बिल्कुल ध्यान रखता है कि एथलीट जो आए हैं और जो स्टार्ट होने वाला है वो टाइम पे स्टार्ट हो जाए। सारे जो अदर ऑफिशियल्स हैं और आपके ब्रॉडकास्टर्स हैं, आपके टीवी चैनल वाले हैं, आपके जो फिनिश के ऑफिशियल्स हैं, उन लोगों को बिल्कुल वो रेडी हो चुके हैं। स्टार्टर जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करा दे, टाइम पे स्टार्ट करा दे। ये सारा जो स्टार्ट प्रोसेस है इसको ये कोऑर्डिनेट करता है। इसके बाद ये प्लान करता है। इसका मुख्य कार्य में ये भी कार्य है कि ये प्लान करता है कि स्टार्ट टीम किस तरह से अंदर जाएगी, कैसे अपनी पोजीशन को ग्रैब करेगी, अपने पोजीशन पे जाके वो किस तरह से काम करेगी। ये सारा प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, इसको कंट्रोल करना, इसको प्लान करना, ये सारा काम स्टार्ट कोऑर्डिनेटर का होता है। और उसके साथ वो इंश्योर करता है, उसका मुख्य कार्य है कि वो इंश्योर करे कि जिस टीम मेंबर को जो कार्य दिया गया है, वो अपने कार्य को प्रॉपर तरीके से जानता है कि नहीं जानता है। उसको पता है कि नहीं है कि उसको जो काम दिया है, उसको कैसे करना है। तो इस तरह के सारे जो भी कार्य होते हैं, वो स्टार्ट कोऑर्डिनेटर करता है और साथ में वो ये भी ध्यान रखता है कि जिस भी मेंबर को उसने जो काम दिया है, जिस जगह पे उसको बोला था कि इस जगह पे आप जाइए, इस पोजीशन को संभालिए, उस पोजीशन पे वो पहुंच गया है कि नहीं पहुंच गया है और प्रॉपर तरीके से अकॉर्डिंग टू द रूल वो कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा ये लिंक का काम करता है। लिंक का काम क्या है? जैसे कि रेस स्टार्ट होनी है। अब रेस स्टार्ट होनी है तो आपको पता है कि रेस में जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो टीवी वाले हैं, रेडियो वाले हैं, उनको भी अनाउंस करना है, उनको टीवी में दिखाना है, उनको इंट्रोडक्शन देना है एथलीट का। उसके अलावा जो अदर ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, जैसे कि फिनिश जज काम कर रहे हैं, टाइम कंपनी जो काम कर रही है, टाइम कीपिंग का जो इंचार्ज है, विंड गेज ऑपरेटर है, ये सारे लोग रेडी है कि नहीं रेडी है। ये अपना काम इनको वो बीच-बीच में इनसे बात करता रहता है कि आप लोग रेडी हैं? जब सब कुछ उनको लगता है कि हाँ, सब कुछ प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है, तब वो स्टार्टर को कहता है कि आइए अब आप रेस को स्टार्ट कीजिए। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ये नीचे हेडफ़ोन लगा के जो जेंटलमैन खड़े हैं, ये स्टार्ट कोऑर्डिनेटर हैं और इनका काम है कि वो हर एक स्टार्ट की किस टाइमिंग में स्टार्ट किया गया रेस, किस टाइमिंग में रेस स्टार्ट होनी है, इसका रिकॉर्ड भी ये प्रॉपर तरीके से रखते हैं। इसके अलावा इनका मुख्य कार्य है कि रेस को सही टाइम पे स्टार्ट कराया जाए। ये सारा चीज़ इस तरह से मैनेज करते हैं, इस तरह से प्लान करते हैं कि रेस अगर डिसाइडेड है कि रेस 4 बजे शुरू होनी है, तो रेस 4 बजे ही शुरू हो। ऐसा ना हो कि वो डिले हो जाए। ना टाइम से पहले, ना टाइम के बाद। बिल्कुल टाइम पे, एग्ज़ैक्टली टाइम पे रेस को स्टार्ट करने की ज़िम्मेदारी स्टार्ट कोऑर्डिनेटर की होती है। अब बात आती है स्टार्ट रेफरी की। देखिए स्टार्ट रेफरी की अगर बात की जाए तो स्टार्ट रेफरी वहां पर मौजूद रहता है, लेकिन वो एज ए जज, एज ए कोई मेंबर काम नहीं करता। वो कब इंटरफेयर करता है? वो जब इंटरफेयर करेगा जब उसको ऐसा लगेगा कि कोई चीज अकॉर्डिंग टू द रूल नहीं हुई है और स्टार्टर ने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया। ऐसे समय पर ही जो स्टार्ट रेफरी है वो इंटरफेयर करता है। अब अगर रेस को स्टार्ट करनी है तो रेस को स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट रेफरी की एक बड़ी मुख्य जिम्मेदारी होती है। वो देखता है चीफ जज जो फोटो फिनिश जज है उसके साथ मिलके, स्टार्टर के साथ मिलके वो इंश्योर करता है कि जो भी इक्विपमेंट वहां पर स्टार्ट के लिए लगाए गए हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। स्टार्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो लगा है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है और रेस स्टार्ट होने से पहले जीरो कंट्रोल टेस्ट करवाता है वो। जीरो कंट्रोल टेस्ट क्या होता है? जीरो कंट्रोल टेस्ट होता है जिसमें फोटो फिनिश सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है उसको टेस्ट करने के लिए ये जीरो कंट्रोल टेस्ट कराया जाता है। इसमें जो स्टार्टर होता है वो गन को
फिनिश लाइन के ऊपर रखकर फायर करता है, और जैसे वो गन को फायर करता है तो जो हमारा फोटो फिनिश सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये गन बिल्कुल फिनिश लाइन के ऊपर ही रख के स्टार्ट की गई है, तो उसी समय ये गन बंद भी हो, वो जो फोटो फिनिश सिस्टम है वो बंद भी हो जाता है। तो फिर देखा जाता है कि इसने कितना समय लिया, और अगर अकॉर्डिंग टू द रूल उसने जितना समय उसको लेना चाहिए उतना लिया है स्टार्ट और फिनिश होने में, स्टार्ट और बंद होने में, तो फिर उससे पता चल जाता है कि जो फोटो फिनिश सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और इस टेस्ट को कराना जरूरी होता है, क्योंकि जब भी बात रिकॉर्ड की आएगी कि कोई रिकॉर्ड स्टैब्लिश हो गया है, कोई रिकॉर्ड बन गया है, तब इसका सर्टिफिकेट साथ में जाता है कि आपने देखा था कि नहीं देखा था कि फोटो फिनिश सिस्टम जो है वो सही तरीके से काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था, इसको चेक किया गया कि नहीं किया। इसको जीरो कंट्रोल टेस्ट कहते हैं। अब सारा कुछ रेडी है, सब कुछ सेट हो चुका है, और कॉल रूम से एथलीट जो है वो आ चुके हैं। अब मेन जो स्टार्टिंग प्रोसीजर है वो शुरू होता है। जिस तरह से जैसे ही ये जो टीम है, जो कॉल रूम की टीम है, वो एथलीट्स को लेकर आपके एफओपी पे स्टार्ट लाइन पे आ जाती है, तो जो स्टार्टर्स असिस्टेंट है उनका काम शुरू हो जाता है। क्या काम करना है आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले जो स्टार्टर्स असिस्टेंट है वो एथलीट को असेंबल करते हैं, उनको उनके अटेंडेंस को चेक करते हैं कि जितने एथलीट वहां से चले थे उतने एथलीट यहाँ पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद वो चेक करते हैं कि एथलीट ने जो विब लगाया हुआ है, विब नंबर लगाया हुआ है, जो हिप नंबर लगाया हुआ है, वो अकॉर्डिंग टू द स्टार्ट लिस्ट है कि नहीं। जब ये प्रॉपर तरीके से वो चेक कर लेते हैं, और उसके बाद वो देखते हैं कि एथलीट ने जो एथलीट उनके पास आए हैं वो करेक्ट हिट में खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, क्योंकि बहुत सारी हिट्स होती है। हो सकता है कि एथलीट जो एक नंबर हिट का एथलीट है वो 2 नंबर पे खड़ा है, 2 नंबर हिट वाला 1 नंबर पे आ गया है। तो ये सब चेक करना स्टार्टर्स असिस्टेंट का काम है, और साथ में वो ये भी चेक करते हैं, ये भी इंश्योर करते हैं कि वो अपने सही लेन पे खड़े हैं कि नहीं खड़े। जब ये सारा कुछ वो चेक कर लेते हैं, जब उनको देखते हैं कि वो सब कुछ प्रॉपर तरीके से उन्होंने चेक कर लिया है, तब वो स्टार्टर को इन्फॉर्म करते हैं कि एवरीथिंग इज रेडी, नाउ यू कैन प्रोसीड फॉर द स्टार्ट। अब आप अपना रेस को स्टार्ट करें, सब कुछ चेक हो चुका है, सब कुछ प्रॉपर है। एक बार उसने स्टार्टर को बोल दिया कि सब कुछ रेडी है, अब आप रेस को स्टार्ट करें। अब आता है रोल स्टार्टर का। स्टार्टर के क्या काम है देखिए, स्टार्टर का जो सबसे मुख्य कार्य है कि वो फेयर स्टार्ट करे, अकॉर्डिंग टू द रूल रेस को स्टार्ट करे। किसी भी एथलीट के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, सबको फेयर चांस मिलना चाहिए, और बिल्कुल फेयर सही तरीके से रेस को स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा काम देखिए, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, इसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई स्टार्टर किसी राउंड को स्टार्ट करता है तो उस राउंड को वही स्टार्टर पूरे राउंड में वही स्टार्ट दे, बीच में आप स्टार्टर चेंज ना करें। साथ ही अगर किसी राउंड में हीट्स जो होती है, हीट्स जितनी भी हीट्स हैं उस राउंड में, उस पूरे राउंड में जितनी हीट्स होने वाली हैं, जैसे कि मान लो सेमीफाइनल हो रहा है, तो सेमीफाइनल में जितनी हिट्स हो रही है वो उसी स्टार्टर को स्टार्ट करनी चाहिए, स्टार्टर नहीं बदलना चाहिए। जिस राउंड को, जिस हीट्स को, जिस इवेंट को एक स्टार्टर ने स्टार्ट किया, वो इवेंट पूरा का पूरा सेम स्टार्टर को ही स्टार्ट रेस पूरा कराना चाहिए, स्टार्टर बदलना नहीं चाहिए, ताकि सारे एथलीट्स को, जितने भी इस कंपटीशन में एथलीट भाग ले रहे हैं, सबको एक जैसा स्टार्ट करने का मौका मिले। अब बात आती है कमांड्स की। सब कुछ रेडी है, सारे चीजें रेडी है। अब स्टार्टर जो है वो कमांड देता है स्टार्ट करने का। क्या क्या कमांड देता है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला कमांड वो देता है ऑन योर मार्क्स। इस कमांड में जैसे ही एथलीट को ये कमांड मिलता है, सारे एथलीट क्या करते हैं, वो जो पीछे असेंबली होती है वहां असेंबली लाइन से आगे आकर अपने ब्लॉक्स पे पोजीशन ले लेते हैं। वो प्रॉपर तरीके से अपने ब्लॉक्स पे वो बैठ जाते हैं। यहाँ पर जो मुख्य चीजें हैं, जो कि एक स्टार्टर्स असिस्टेंट को देखना है,
वो है कि एथलीट ने सही तरीके से अपना हाथ रखा है कि नहीं। एथलीट का जो हाथ है वो स्टार्ट लाइन को टच नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज, जो एथलीट है उसने प्रॉपर तरीके से अपना दोनों पैर ब्लॉक के ऊपर सेट किया है कि नहीं किया है। क्योंकि जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हम लोग रिएक्शन टाइम मेजरमेंट के लिए जो स्टार्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका यूज करते हैं। अगर एथलीट ब्लॉक्स के ऊपर प्रॉपर तरीके से पैर नहीं रखता है, वो पैर, उसका पैर उसमें टच नहीं है, तो वो जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा और बाद में स्टार्टर को परेशानी हो जाएगी ये पता लगाने के लिए कि रिएक्शन टाइम क्या था। इसीलिए ये दो चीज जो स्टार्टर्स असिस्टेंट हैं उनको चेक करना जरूरी है। जो लाइन के ऊपर स्टार्टर्स असिस्टेंट जो नंबर 1 खड़ा होता है वो चेक करता है कि प्रॉपर तरीके से एथलीट्स ने अपना हाथ रखा है कि नहीं करा है, और जो पीछे की तरफ दो स्टार्टर्स असिस्टेंट खड़े होते हैं वो देखते हैं कि जो एथलीट है उसने अपने पैर प्रॉपर तरीके से ब्लॉक्स के जो पेडल्स हैं उसके ऊपर रखे हैं कि नहीं रखे। एक बार ये सारा कुछ चेक हो गया, उसके बाद जो स्टार्टर असिस्टेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो पीछे खड़े हो जाते हैं और अपना हाथ पीछे की तरफ कर लेते हैं, जिससे जो स्टार्टर है उसको पता चल जाता है कि एवरीथिंग इज ओके। उसके बाद जो स्टार्टर है वो दूसरा कमांड देता है और वो कमांड होता है सेट। अब यहां पर जो ऑन योर मार्क्स और सेट के बीच में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो स्टार्टर है वो देखता है कि ऑन योर मार्क्स के पोजीशन में एथलीट ने प्रॉपर स्टेशनरी पोजीशन ग्रहण की थी कि नहीं की थी। मतलब कोई हिलडुल नहीं होना चाहिए, सारे एथलीट को बिल्कुल ही स्टेशनरी पोजीशन में आ जाना चाहिए और बिल्कुल ही स्टिल हो जाना चाहिए, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं करना चाहिए। तब वो स्टार्टर जो है वो दूसरा कमांड सेट का देता है और सेट का कमांड देने के बाद जो एथलीट है वो पोजीशन चेंज करता है और बिल्कुल ही वो रेडी अपनी अवस्था में आ जाता है। यहां पर भी जब वो अपने हिप को रेस करता है एथलीट, और सारे के सारे एथलीट बिल्कुल ही स्टेशनरी पोजीशन में आ जाते हैं, बिल्कुल ही बिना कोई मूवमेंट किए, बिना हिलो डुलो एकदम स्टिल पोजीशन पे आ जाते हैं, तब जाके जो स्टार्टर है वो तीसरा कमांड देता है जो कि गन फायर है, और वो गन फायर करता है और रेस स्टार्ट हो जाती है। अब यहां पर बड़ी मुख्य बात है कि एक बार रेस स्टार्ट हुई तो फिर क्या होता है। एक बार रेस स्टार्ट हो गई और अगर सब कुछ प्रॉपर तरीके से हुआ है तो आप एक बात समझ लीजिए कि फिर तो सब कुछ ठीक है, रेस फिनिश होगी और स्टार्टर का काम ओवर हो गया। लेकिन अगर किसी तरह का डाउट होता है, किसी तरह का किसी रिकॉलर के मन में या स्टार्टर के ऑब्जर्वेशन में ये बात आती है कि रेस तो सही तरीके से स्टार्ट नहीं हुई है, एथलीट ने गन को फायर होने से पहले रेस स्टार्ट कर लिया है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो रेस है वो रिकॉल की जाती है। जो रिकॉलर्स होते हैं वो गन को फायर करते हैं, रिकॉल गन को, और रेस को रोक दिया जाता है। एक बार जो आप, जैसा कि हमने बताया, रिकॉलर्स जो होते हैं वो रेस को रोकते हैं। देखिए रिकॉलर कौन होता है, रिकॉलर होते हैं जो स्टार्टर की मदद करने के लिए होते हैं। जब भी कोई ऐसी कंडीशन आती है कि जैसे कि कोई ऐसा ऑफेंस हो गया, कोई ऐसी टेक्निकल फाउल हो गया जो स्टार्टर की नजर से चूक गए, तो उस चीज को ये रिकॉलर ऑब्जर्व करते हैं और रेस को रिकॉल करते हैं। वो स्टार्टर की मदद करने के लिए होते हैं। अब एक बार रेस रिकॉल कर ली गई, गन फायर हो गया, तो जो स्टार्टर असिस्टेंट होते हैं वो जल्दी से दोबारा एथलीट्स को रीअसेंबल कराते हैं। और एक बार उन्होंने रीअसेंबल करा लिया एथलीट को, तो रीअसेंबल कराने के बाद एक बार असेंबल हो गए, अब क्या होगा, स्टार्टर जो है वो, जो रिकॉलर्स थे वो स्टार्टर को बताएंगे जाके कि फलना एथलीट ने ये रेस को उनके ऑब्जर्वेशन के अनुसार इस नंबर के लेन नंबर के एथलीट ने फॉल्स स्टार्ट किया है। और जो स्टार्टर होता है वो क्या करता है, अगर वहां पर स्टार्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, उसकी मदद लेगा, और कुछ उसका अपने ऑब्जर्वेशन भी होता है, अपने ऑब्जर्वेशन से भी वो एनालाइज करेगा और उसके बाद वो डिसीजन पे आएगा कि अब क्या करना है। अगर उसको वो डिसीजन पे आता है कि हाँ ठीक है, लेन नंबर, मान लीजिए लेन नंबर 4 के एथलीट ने फॉल्स स्टार्ट किया है,
तो अब वो क्या करेगा, वो स्टार्टर असिस्टेंट को बोलेगा कि स्टार्टर असिस्टेंट काइंडली आप जाएं और लेन नंबर 4 के एथलीट को रेड कार्ड दिखाएं और उसको डिस्क्वालीफाई करें। आप जान लें, स्टार्टर असिस्टेंट अपनी मर्जी से जाकर, अपने मन से जाकर किसी एथलीट को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। डिस्क्वालीफाई करने का जो अथॉरिटी है वो सिर्फ स्टार्टर होता है, और स्टार्टर के कहने पर स्टार्टर असिस्टेंट जाता है और जाकर जिस भी एथलीट को उन्होंने, जिस भी लेन नंबर के एथलीट को स्टार्टर ने कहा हो कि इस एथलीट को जाके डिस्क्वालीफाई करिए, उस एथलीट को जाके वो डिस्क्वालीफाई करता है रेड कार्ड दिखाकर। एक बार स्टार्टर ने उसको स्टार्टर असिस्टेंट ने उसको रेड कार्ड दिखा दिया। अब वो साथ में इसको भी इंश्योर करेगा कि जो एथलीट है, जो डिस्क्वालीफाइड एथलीट है, वो उस जगह से तुरंत लीव कर जाए और एरिया, जो कंपटीशन का एरिया, वहां से हट जाए, ताकि रेस को दोबारा रीस्टार्ट कराया जा सके। अब इसके बाद क्या करता है स्टार्टर असिस्टेंट, तुरंत जाके उस लेन का जो फ्लैप है उसको, जैसे उसको डिस्क्वालीफाई किया है, तो जो लेन मार्कर होते हैं, वो लेन मार्कर के ऊपर फ्लैग्स लगे होते हैं, फ्लैप्स लगे होते हैं, तो वो रेड वाले फ्लैप को ऊपर कर देगा, ताकि जो बाकी ऑफिशियल्स हैं, जैसे फिनिश के ऑफिशियल्स हैं, फोटो फिनिश ऑफिशियल्स हैं, उनको दूर से, दर्शक हैं, उनको दूर से पता चल जाए कि ये लेन नंबर के, जो लेन नंबर खाली दिख रही है, इसमें जो एथलीट था वो डिस्क्वालीफाई हो गया है। अब बात आती है कि कई बार ऐसा होता है कि चलिए रेस में एथलीट डिस्क्वालीफाई हो गया और वो रेस को छोड़ के चला गया, तब तक तो सब ठीक है, रेस को दोबारा रीस्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन कई बार एथलीट जो है वो नहीं मानता इस बात को, उसको लगता है कि नहीं, मेरे साथ तो नाइंसाफी हुई है, वो प्रोटेस्ट करता है कि अरे भाई मेरे साथ नाइंसाफी हो गई है, मुझे तो गलत तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो अपना ट्रैक रेफरी है, वो उसका रोल आ जाता है। अब ट्रैक रेफरी क्या करता है, ट्रैक रेफरी, देखिए ट्रैक रेफरी जज या अंपायर के रूप में काम नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है रेस को, और अगर उसको लगता है कि उसको इंटरफेयर करने की जरूरत है, तभी वो इंटरफेयर करता है। वो कभी भी जबरदस्ती जाके या स्टार्टर को जाके ये नहीं बोलता कि नहीं नहीं आप गलत कर रहे हो, आप ऐसा करो, आप वैसा करो। जब तक उसको नहीं लगता है कि कोई चीज रूल के अकॉर्डिंग नहीं हुई है, अगर उसको लग रहा है हाँ भाई ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं हुई है और स्टार्टर इस पे ध्यान नहीं दे रहे, तभी वो इंटरफेयर करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जेंटलमैन जो है वो रेफरी है, और वो बिल्कुल ही स्टार्ट कोऑर्डिनेटर और स्टार्टर के बगल में खड़े होकर रेस को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो फिर वो आके इंटरफेयर करते हैं। अब बात आती है कि इंटरफेयर करते हैं तो कैसे इंटरफेयर करते हैं। देखिए, उसके पास पावर होती है कि अगर उसको ऐसा लगता है कि भाई स्टार्टर ने जो डिसीजन लिया है वो गलत है, वो एथलीट के साथ नाइंसाफी हो रही है, ऐसे कंडीशन में वो आता है और इंटरफेयर करता है, और वो अकॉर्डिंग टू द रूल फिर प्रोटेस्ट को, जो भी एथलीट ने प्रोटेस्ट किया है, तो अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये इसके अकॉर्डिंगली नहीं हुआ था, तो फिर वो जो भी जेन्युइन डिसीजन है वो लेता है, और उसी को फिर फॉलो किया जाता है। अब यहां पर भी बहुत चीजें आती है। देखिए, अगर स्टार्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम काम कर रहा है, वहां पे लगाया गया है, और स्टार्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम रेफरी की नजर में बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, उसने चेक किया था उसको कि ये सही तरीके से काम कर रहा है, तो फिर वो किसी तरह की प्रोटेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो भी स्टार्टर ने डिसीजन लिया है उसी डिसीजन पे उसको कायम रहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी स्टार्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर सही तरीके से उसको, उसकी नजर में काम कर रहा है और बिल्कुल सही डिसीजन लिया गया है, तो फिर उसमें इंटरफेयर करने का कोई मतलब नहीं रहता। ऐसे कंडीशन में जो एथलीट होता है उसके प्रोटेस्ट को नजरअंदाज कर दिया जाता है और एथलीट को वहां से जाना होता है। अब बात आती है कि कई बार डाउट हो जाता है, नहीं भाई, भले उस स्टार्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम कुछ भी अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन ऑब्जर्वेशन से, आई से देखने पर तो लग रहा है कि नहीं, इस एथलीट ने तो नहीं किया था, किया तो दूसरे एथलीट ने था। ऐसे कंडीशन पे वो एथलीट को अंडर प्रोटेस्ट रेस में दौड़ा सकता है।
कई बार कुछ ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं जो अलाउ करने पड़ते हैं, जैसे कि ब्लॉक स्लिप कर जाता है, कभी क्राउड का डिस्टरबेंस हो जाता है, तो ऐसे कंडीशंस पे भी रेफरी जो है वो रेस में एथलीट को अलाउ कर देता है, क्योंकि वो जेन्युइन प्रोटेस्ट होते हैं। अब किसी का ब्लॉक स्लिप कर गया तो अब उसमें बेचारे की क्या गलती है, या क्राउड ने एन मौके पे डिस्टर्ब कर दिया, तो ऐसे कंडीशन पे अगर कोई इस तरह का प्रोटेस्ट करता है एथलीट कि नहीं भाई ये तो मेरे कारण नहीं हुआ है, ये तो ब्लॉक स्लिप किया था, और देखता है कि रेफरी देखता है कि हाँ भाई ये बात तो सही है, ब्लॉक तो स्लिप किया था या क्राउड ने डिस्टर्ब किया है, तो ऐसे कंडीशन में उसको प्रोटेस्ट को मान लिया जाता है और एथलीट को रेस में दौड़ दे दिया जाता है। लेकिन कई बार एथलीट मानते ही नहीं। भाई आपने बोला नहीं भाई, आपने बिल्कुल, आपको सही डिस्क्वालीफाई किया गया है, लेकिन एथलीट मानता नहीं है। अब ऐसे कंडीशन में जो रेफरी होता है, स्टार्ट रेफरी होता है, वो उसका रोल आता है, वो मौका पड़ने पर वो एथलीट से बात करता है, और अगर एथलीट फिर भी नहीं मानता तो फिर उसको कार्ड दिखाता है, और कार्ड दिखाकर उसको जो रेस के एरिया से बाहर करता है। लेकिन ये तभी करता है जब स्थिति बिल्कुल ही उसके बाकी ऑफिशियल्स के हाथ से बेकाबू हो जाती है और एथलीट बिल्कुल किसी की बात नहीं मान रहा है। ऐसे कंडीशन में रेफरी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कई बार स्थिति और ये हो जाती है, रेस हो गई, आपने किसी एथलीट को बाहर कर दिया, उसके बाद रेस हुई और उसके बाद ज्यूरी ऑफ अपील में वो अपील किया उसने, और पाया गया कि नहीं भाई जो भी एथलीट ने प्रोटेस्ट किया था वो जेन्युइन था, एथलीट को गलत तरीके से बाहर किया गया। अब ऐसे कंडीशन में जो रेफरी है उसके हाथ पे डिसीजन होता है, वो एथलीट को दोबारा मौका देता है अकेले रेस दौड़ने के लिए, और फिर उसका टाइम रिकॉर्ड होता है, और टाइम रिकॉर्ड होने के बाद अगर उसका टाइम बाकी एथलीट से जो क्वालिफाई किए हैं उनसे अच्छा हो जाता है, तो फिर उसको अगले राउंड में एडवांस कर दिया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि दौड़ाने की स्थिति नहीं होती है तो भी उसको अगले राउंड में एडवांस कर दिया जाता है और वो नेक्स्ट राउंड में जाके रेस दौड़ता है। अब इतनी जानकारी के बाद मुझे उम्मीद है कि स्टार्ट के बारे में आपको ठीक-ठाक जानकारी मैंने दी है, और इस जानकारी के अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपको और कुछ जानने की ज़रूरत है, इसमें कुछ छूट गया है या आपके कोई डाउट होते हैं, तो आप मेरे चैट बॉक्स पे अपना मैसेज डालिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। आपके जो भी डाउट होंगे, वो उस डाउट का जो भी सही जो एक्सपर्ट का जो अकॉर्डिंग टू द रूल जो उसका आंसर होगा वो मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसको देखने के बाद आप चीजों को समझेंगे, और समझकर जब भी आप आने वाले भविष्य में रेस को कराते हैं तो इन सारे प्रोसीजर्स को, सारे तरीकों को, जो भी मैंने आपको रूल्स को बताया है, उन रूल्स को अपनाएंगे और सही तरीके से अच्छा रेस स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। आप लोग सब वीडियोस देखते रहें और वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और चीजों को समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।